नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगत 21 में। तो फाइनली आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स। महत्वपूर्ण है ना। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। इससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट जो सेक्शन था एंसेंट मैजिबल और मॉडर्न हिस्ट्री साथ में बायो कंप्लीट करवा दिया हूँ। नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिए, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा और सारे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। पहला चैप्टर आप लोगों के बीच में जो रहने वाला है भौतिक राशियाँ, मात्रक, मापन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग कराने वाले हैं भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं यांत्रिकी। उसके बाद हम लोग ध्वनि, तरंग गति, ऊष्मा एवं तापमान, प्रकाश। अगला चैप्टर है विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद अगला चैप्टर हम लोगों का है चुंबकत्व। नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है यहाँ पे आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खगोलिकी और गुरुत्वाकर्षण इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और लास्ट में हम लोग विविध वाला सेक्शन को देखेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। मैं थोड़ा सा फास्ट में कंप्लीट करवाऊंगा, टाइम कम है ताकि कम समय में आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन कर सके, ठीक है। पहला चैप्टर है हम लोगों का भौतिक राशियाँ, मात्रक, मापन। क्वेश्चन पहला है आपके सामने, कह रहा है कि मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे थिग्मोट्रोपिज्म। यहाँ पे दो शब्द आपको दिख रहा होगा, थिग्मोट्रोपिज्म है ना। तो आइए ये होता क्या है, जो कि यहाँ से नाम से ही पता चल रहा होगा, थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म। आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर, थिग्मोट्रोपिज्म। दोबारा सुनिए, मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर थिग्मोट्रोपिज्म का जो है उदाहरण है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा ये थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है, अभी हम लोग समझ लेंगे। देखो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ये डायरेक्टली जो आप शब्द देख रहे हैं एनसीईआरटी का शब्द, इसका मतलब ये होता है स्पर्शानुवर्तन, है ना। इसका भी मतलब समझ जाइए नाम से, हालांकि यहाँ पे आपको पता चल गया होगा स्पर्श करने की बात कर रहा है यहाँ पे। तो कह रहे कि आसपास के छूने या संपर्क करने की प्रतिक्रिया में थिग्मोट्रोपिज्म एक पौधा की जो है क्या करता है भैया, दिशात्मक वृद्धि है। ये बेसिक बातें हैं, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जो है जिम्मेदार होता है। नाम से ही पता चल रहा होगा, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है ना। तो आप डायरेक्टली आंसर टिक करेंगे क्या, बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। वस्तु को जो है वृत्ताकार पथ पर जो है गतिमान रखना। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। कह रहे हैं कि केंद्राभिमुखी बल वस्तु के या फिर वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार होता है। किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर रहती है। इस प्रकार वृत्ताकार पथ में जो है केंद्र की ओर लगने वाला बल को जो है केंद्राभिमुखी बल या फिर हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहा जाता है। इंग्लिश में से हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, यूरोमीटर में उपयोग जो किया जाता है, सीधे तौर पर कह सकते हैं यूरोमीटर का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो भाई यूरोमीटर को हम लोग रेन गेज भी कहते हैं। तो आप ये बरसात की मात्रा मापने के लिए, सही राइट आंसर। ये थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहे हैं कि यूरोमीटर जिसे हम लोग रेन गेज भी कहते हैं, तो किसी स्थान पर जो है होने वाली वर्षा को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है या फिर प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। एक फेम्टोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। अब यहीं पे लोग गलती कर बैठते हैं, नहीं गलती करना है भाई, ये होगा 10 पे पावर ये -15 है, ठीक है। मीटर होता है एक फेम्टोमीटर बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 10 पर जो है कितना, तो 10 पर सॉरी 10 में जो है कितने से, तो यहाँ पे 1 पर जो है 15 को जीरो से भागा दीजिएगा ना। एक बार दोबारा सुनिए, फेम्टोमीटर छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। तो एक फेम्टोमीटर बराबर क्या होगा, 10 पे पावर -15 मीटर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 में कितने से भागा देना है, तो एक पर जो है कितने, तो 15 को 0 से भागा दीजिएगा ना भाई, उतना के बराबर होता है। तो देखिए कितना छोटा होता है फेम्टोमीटर, मीटर बड़ा होता है, फेम्टोमीटर छोटा होता है, ठीक है। तो एक फेम्टोमीटर पर क्या हो, सीधे तौर पर याद रखिएगा, तो 10 पे पावर जो है -15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है। बैरोमीटर नाम से पता चला होगा, तो बैरोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। ये थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। और हवा की दिशा और गति, हवा की दिशा और गति दोनों शब्दों को पकड़िए, मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तापमान मापने के लिए आप सबको पता है कि थर्मामीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए वर्षा पानी मापने के लिए जो वर्षा मापी जिसे कर सकते हैं हम लोग, रेन गेज भी उसे कहते हैं, तो रेन गेज का प्रयोग करते हैं। बेसिक बातें हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित जो कथन दिया गया है यहाँ पे, आपको सम्मिलित करने का कथन नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो भाई यहाँ पे आपको कुछ उपकरण होगा और यहाँ पे जो है उसे मापने का जो है यहाँ पे इकाई है। तो जैसे अगर मैं वोल्ट मीटर की बात कर लूँ, तो ये विभवांतर को नाम से पता चल रहा है वोल्ट मीटर, मतलब कि यहाँ पे 2 बिंदु होगा, वायर का 2 बिंदु होगा, दोनों बिंदु के बीच में जो है ये वोल्टेज को मापेगा वोल्ट मीटर, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही है ना। तो आप सीधे तौर पर कह सकते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर जो है ये विभवांतर का होता है। विभवांतर का मतलब ही होता है दो सर्किट के दो जो बिंदु, मुख्य बिंदु का जो है यहाँ पे क्या अंतर है, इस तरीके से माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे ये तो बिल्कुल सही था। अगला है यहाँ पे मीटर, ये विद्युत धारा को मापते हैं। अब यहाँ पे ये अगला जो आप देखेंगे पोटेंशियोमीटर, इसका काम क्या होता है, तो ये विद्युत वाहक बल है ये, है ना, उसको मापते हैं। अगला आप जो देख पाएंगे गैल्वेनोमीटर, या जो है विद्युत प्रतिरोध को मापते हैं। इसमें से गलत कौन था, तो भैया गलत ये है, गैल्वेनोमीटर से जो है क्या मापते हैं, विद्युत धारा की उपस्थिति को मापते हैं, विद्युत धारा की उपस्थिति को मापते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा, विद्युत प्रतिरोध, तो डायरेक्टली यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। विद्युत धारा की उपस्थिति, तो कैसे कैसे ऑप्शन दिया है ताकि लोग गलत करें एग्जाम हॉल में, तो गलत नहीं करना है। आंसर डी होता है, डी वाला गलत था। आइए देख लेते हैं, वोल्टमीटर विभवांतर को मापते हैं, अमीटर से विद्युत धारा को, पोटेंशियोमीटर को विद्युत वाहक बल को, और गैल्वेनोमीटर से विद्युत की उपस्थिति को। और विद्युत प्रतिरोध की मैं बात करूँ तो अमीटर यहाँ पे उल्टा दे दिया, इस साइड देना चाहिए, तो अमीटर से जो है विद्युत प्रतिरोध को, ठीक है, इसे ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई है, तो डी हो जाएगा, है ना। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वाट है ना। तो मैं आपको इसका ट्रिक से भी बताया था। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। विद्युत धारा का मूल मात्रक जो है एम्पियर है। बोल्ट की बात करें तो विद्युत विभव, लाइन को समझिएगा, यहाँ पे बोल्ट विद्युत विभव जो है विभवांतर और विद्युत वाहक बल की व्युत्पन्न इकाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कूलाम आवेश का मात्रक है, आपको पता होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विद्युत विभवांतर की इकाई है, विद्युत विभवांतर की इकाई क्या होता है, अभी आपने देखा था ना भाई, बोल्ट, तो क्या हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा, बोल्ट इज द राइट आंसर। देखो भाई विद्युत विभवांतर की इकाई बोल्ट होती है। कूलाम आवेश का मात्रक है, कूलाम किसका है, आवेश का मात्रक है, कूलाम आवेश का मात्रक है। ओम प्रतिरोध का तथा वाट विद्युत सामर्थ्य का, है ना, इस लाइन को समझिएगा, मात्रक है।
ओम प्रतिरोध का यहाँ से कई बार पूछा जाता है भाई ओम जो है ना किसका मात्रक है, तो ओम जो है ना विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है। तो यही पॉइंट सब आपको यहाँ पे एग्जाम में गलती करवाता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किसका होगा, है ना, चांदी का होगा, है ना। तो चांदी जैसे यहाँ पे रजत दिखा है, कोई बात नहीं, तो आंसर क्या होगा, चांदी रजत। तो यहाँ पे देख रहे हैं रजत मतलब चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। और सबसे कम विद्युत की मैं बात कर लूँ, विद्युत जो प्रभावहीन होता है धातु है, यहाँ पे देखिएगा सबसे उच्च विद्युत प्रभावहीन धातु सबसे ज्यादा चांदी में होता है, उसके बाद तांबा में होता है, उसके बाद सोना में होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है, क्रम में सजाने के लिए। और शुद्ध चांदी सभी धातुओं में सबसे अधिक विद्युत प्रभावशील होता है, सबसे ज्यादा विद्युत का चालकता होता है, विद्युत की चालकता। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई क्या है? अभी आपने देखा था तो आप कहेंगे सर विद्युत धारा की जो इकाई है, अब यहीं पे गलती लोग कर देंगे, ठीक है, हालांकि आपने देख लिया है, एम्पियर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसे माइंड में रखिएगा, कुछ भौतिक राशियां और उनके मात्रक है। तो यहाँ पे भौतिक राशियां है और उनके मात्रक, ये देख लेते हैं भाई। यह जो है विद्युत आवेश का गुलाम होता है, वोल्ट का विद्युत वैभव होता है, ओम का यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध होता है, वाट का शक्ति होता है, और जूल का कार्य ऊर्जा, है ना। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इधर तरफ आप कह सकते हैं कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक गुलाम होता है, विद्युत वैभव का वोल्ट होता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, शक्ति का वाट होता है, और कार्य यहाँ पे देखिएगा ऊर्जा या कार्य का जो है यहाँ पे जूल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, ओम का मात्रक क्या होता है? तो अभी आपने देख लिया भाई, सॉरी यहाँ पे पूछा है ओम मात्रक है, मतलब कि ओम से किसे मापा जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध का। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए टिक करेंगे, प्रतिरोध का मात्रक है। चलिए, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है, जिसका संकेत जो है ओम, आप देख सकते हैं इस तरीके से संकेत उसका होता है। और ओम जो है उस परिपथ का प्रतिरोध है जिसमें एक वोल्ट का विद्युत बल 1 एम्पियर धारा उत्पन्न करता है। बेसिक बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विद्युत धारा किस उपकरण से जो है मापी जाती है? विद्युत धारा को अगर मापना है तो किस उपकरण से मापी जाएगी? तो आप कहिएगा सर ओमीटर से हम लोग मापते हैं, ठीक है। विद्युत धारा को जो है ओमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, देखो भाई मापा जाता है किससे? ओमीटर से, लेकिन उसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, गलती मत करिएगा। पोटेंशियोमीटर जो है लघु प्रतिरोध का जो है मापन तथा वोल्ट मीटर और ओमीटर के जो है यहाँ पे कैलिब्रेशन में काम आता है। वोल्टमीटर विद्युत धारा के यहाँ पे विभव को जो है मापने के लिए प्रयुक्त होता है। शब्दों को पकड़िएगा। अगला क्वेश्चन, चालक की जो है वैद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ये पूछ रहा है, चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? चालक का पूछा है। यहाँ पे प्रतिरोध शब्द विद्युत प्रतिरोध लिखा है ना, तो ओम हो जाएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं, चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम है। और विद्युत प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो चालक में प्रवाहित धारा का जो है यहाँ पे विरोध करता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में जो है आने वाले इलेक्ट्रॉनों, परमाणुओं एवं आयनों को से जो है टकराते हैं, और जिससे क्या होता है, गतिरोध की उत्पत्ति होती है। बेसिक बात है। अगला क्वेश्चन, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण कौन सा है? एकदम छोटा सा वस्तु के लिए, एकदम बहुत जो छोटा वस्तु है, एकदम अति सूक्ष्म वस्तु है ना, तो किसका प्रयोग होता है? तो यह जो माइक्रोस्कोप को हम लोग प्रयोग में लेते हैं। तो अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। बेसिक बात है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पे। माइक्रोस्कोप से यहाँ पे देख लीजिएगा, विद्युत आवेश की उत्पत्ति बताने वाला उपकरण है ये, इलेक्ट्रोस्कोप, माफी चाहता हूँ, इलेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो है मतलब स्पेक्ट्रम बताने वाला उपकरण है। स्टेथोस्कोप की बात करें तो हृदय तथा फेफड़ों की आवाज सुनने वाला यंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्ट्रोबोस्कोप की बात करें तो यह जो है आवर्तित गति में जो है घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करने का उपकरण है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जो है यहाँ पे सदिश नहीं है, सदिश राशि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गति जो आप देख सकते हैं वो सदिश नहीं है, बाकी आप यहाँ पे देखेंगे वेग हो गया, बल आघूर्ण हो गया, विस्थापन हो गया, है ना, वो सब का सब सदिश है। सदिश में क्या होगा, दिशा और परिमाण दोनों होता है। अदिश में क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होता, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो करेंगे सदिश वे भौतिक राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण, चाल, प्रवणता, ताप, प्रवणता, रेखीय जो है यहाँ पे संवेग। देखो भाई ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इसका साधारण शब्द भी बोल सकता था, एग्जाम में यही रहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अदिश राशि की बात करते हैं, भौतिक राशि जिनमें केवल जो है परिमाण होता है, अदिश राशि कहलाता है, जैसे गति, द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान जो है ना, ये अदिश राशि है, घनत्व हो गया, तापमान हो गया, सबका शब्द जो है ये अदिश है, ठीक है। अब सदिश राशि में क्या होगा, मैक्सिमम जो आप सब देखेंगे वो से शुरू होगा ना, वो का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण आएगा, देख सकते हैं ना, वो का। लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, और यही आपके ऑप्शन में दिया भी जाता है। तो द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? तो ये दूरी मापने की इकाई है, बड़ी दूरी मापना है तो प्रकाश वर्ष से हम लोग मापते हैं। तो आंसर क्या करेंगे, ठीक, बी करेंगे, ठीक है। चलिए तो आंसर हो जाएगा बी। आइए देख लेते हैं भाई, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष की मैं बात कर लूँ तो इस ध्यान रखिएगा 9.46 इंटू जो है 10 पे पावर कितना, 10 पे पावर यहाँ पे 15 मीटर, या फिर अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो 9.46 इंटू 10 पे पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, या फिर सीधे तौर पर कह सकते हैं जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है दूरी, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, एक प्रकाश वर्ष करते हैं। एक साल में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, सीधे तौर पर ध्यान रखेंगे, दूरी मापने की इकाई है, ठीक है। मीटर में और किलोमीटर में इसका थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है तो आप दूरी मापने की इकाई अभी आपने देख लिया, डी हो जाएगा आंसर। प्रकाश वर्ष का संबंध है किससे है ना, तो आप दूरी मापने से है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो है मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि, देखो भाई मूल भौतिक राशि की संख्या 7 है, तो ये तो ध्यान रखना है कौन मूल भौतिक राशि है, ये पूछ रहा है ना, मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है। और इन्हीं 7 भौतिक राशि से जो बाकी जो राशि बनाया गया है, तो मूल भौतिक राशि जो है ये विद्युत धारा है, बाकी ये बल, वेग, कार्य जो है ये मूल भौतिक राशि नहीं है। ये थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन भी देख लीजिए। तो कह रहे हैं ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है, मतलब इसे मान लिया गया 7 मूल राशि को, ठीक है। और इसी राशि से जो है बाकी जो है भौतिक राशि बनाया गया, ठीक है। तो कह रहे हैं ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो, जिन्हें एक दूसरे से बदला नहीं जा सकता है, मूल भौतिक राशि कहलाता है, ठीक है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं मूल भौतिक राशि जो 7 है ये कौन कौन सा है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए। कह रहा है कि मूल विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है, और मात्रात्मक रूप से आवेश के प्रवाह की दर को जो है विद्युत धारा कहते हैं। कुछ बेसिक से बात है, इसका ऐसा मात्रक लिखिएगा। तो मूल भौतिक राशि यहाँ पे है, उसका मात्रक है। तो लंबाई को आप सबको मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में। ये सातों का सातों क्या है भाई, ये मूल भौतिक राशियां हैं। और ज्योतितीव्रता को कैंडेला में मापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तापक्रम की ऐसा मात्रक क्या है? ताप को तो भाई हम लोग केल्विन मापते हैं ना, ये हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापक्रम की ऐसा मात्रक केल्विन है, सेल्सियस,
तापमान का पैमाना है, तापमान का पैमाना है ये, और इसे सेंटीग्रेड पैमाना भी कहते हैं सेल्सियस को। और सेल्सियस पैमाना की मैं बात करूँ तो इसमें जो अंक यहाँ पे देखेंगे 0 से 100 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक होता है। और फॉरेनहाइट का तापमान मापने का, सॉरी फॉरेनहाइट भी जो है तापमान का पैमाना है, ये बेसिक बात है। और इसका न्यूनतम जो मान होता है ये 32 डिग्री फॉरेनहाइट, और अधिकतम जो होता है 212 होता है, ठीक है फॉरेनहाइट। 32 डिग्री फॉरेनहाइट एवं 0 डिग्री सेल्सियस एक दूसरे के बराबर होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट जो बराबर होता है दोनों का ताप वो कितने का होता है, तो 32 डिग्री फॉरेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है दोनों का बराबर होता है, ठीक है। और इस तापमान पर जो है किसी भी, या फिर आप कह सकते हैं कि अधिकतम, अच्छा अधिकतम बोलो, अच्छा इस तापमान पर पानी जमकर बर्फ बन जाता है, ठीक है, इतना पे ये 32 डिग्री फॉरेनहाइट बोले चाहे 0 डिग्री सेल्सियस बोले। जबकि 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फॉरेनहाइट की मैं बात करूँ तो इसमें पानी उबलने लगता है ना। और क्वथनांक जैसे बात है, पानी को गर्म किया जाता है तो हम लोग क्वथनांक कहते हैं। जूल ऊर्जा का मात्रक है, और कार्य का भी, कार्य ऊर्जा का ऐसा मात्रक है जूल है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ देर पहले। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होगा, है ना, तो यह भी जो है ऊर्जा की इकाई होगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं, किलोवाट घंटा ऊर्जा का इकाई है। इसे प्रायः जो है विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। इसे हम लोग प्रायः विद्युत बल्बों में देखा जाता है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, इस लाइन को समझिएगा 3.6 गुने 10 जूल के बराबर होता है। फर्मी मात्रक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं पे लोग गलती करते हैं। फर्मी किसका मात्रक होगा भाई, तो आंसर पता होना चाहिए लंबाई का, है ना। अब देख रहे हैं ना मीटर और फर्मी का, हम लोग देख रहे हैं कि एक फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, मीटर प्रणाली में फर्मी लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। डायरेक्टली पूछे थे मीटर लंबाई मापने का सबसे छोटी इकाई क्या है, तो फर्मी है ना। और एक फर्मी बराबर क्या होता है, 10⁻15 मीटर होता है, ध्यान रखिएगा, इसके समतुल्य होता है, इसके बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो अदिश राशि में क्या होगा, सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे बल हो दाब हो जाएगा, कह रहा है कि अदिश वह राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, दाब, ये सबका अदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बल, वेग, त्वरण, ये सब सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है किस राशि का मात्रक, अच्छा निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो भाई प्रतिबल का भी है, बल का भी है, दाब का भी होता है, विकृति का नहीं होता मात्रक, ध्यान रखिएगा, बेसिक सा क्वेश्चन है ना। तो कह रहा है कि प्रतिबल का ऐसा मात्रक जो है, ध्यान रखिए, प्रतिबल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है, जबकि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। समुद्री दूरी जो मापा जाता है नॉटिकल मिल में, ये आंसर हो जाएगा। देखो भाई समुद्री दूरी को जो है नॉटिकल मिल में मापा जाता है। नॉटिकल मिल की मैं बात कर लूँ तो समुद्री लंबाई का इकाई है, और जो नौसंचालकों द्वारा नौसंचालन में प्रयोग की जाती है। और एक नॉटिकल मिल बराबर कितने किलोमीटर होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है ना, ध्यान रखिएगा। 10 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नैनोमीटर कितने मीटर, हालांकि इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 नैनोमीटर होता है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका कैलकुलेशन से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हालांकि इसका ए हो जाएगा, 10⁻8 नैनोमीटर के बराबर होता है, आप निकाल सकते चाहे तो। MKS यहाँ पे MKS पद्धति हम लोग पढ़े ना, तो कह कि बल का मात्रक MKS पद्धति में क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो भाई न्यूटन होता है ना, आंसर क्या हो जाएगा सबका इसका, सी बिल्कुल न्यूटन होता है। MKS पद्धति और SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, जबकि CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो यहाँ पे राशि है और यहाँ पे मात्रक है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, विद्युत शक्ति का वाट होता है, बल का न्यूटन होता है, वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है राशि अदिश राशि है, तो अदिश में क्या होगा, आपके अदिश में जो है उसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है ना। तो आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, सामर्थ्य हो जाएगा। देखिए वे राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, अदिश राशि कहलाता है। यहाँ पे सामर्थ्य हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, आयतन हो गया, समय, ये सबका शब्द क्या है आपकेगा, सबका शब्द जो है ये अदिश राशि है। जबकि सदिश राशि वे राशि होता है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, वेग, बल, संवेग, ये सब सदिश है। एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम जो है हम लोग किसको मापते हैं, है ना, तो आप सबको हालांकि पता लग गया होगा, नाम से पता चल रहा होगा ना, तरंग दायरे को मापते हैं। एंगस्ट्रॉम तरंग दायरे मापने की इकाई है, ऊर्जा की इकाई जूल है, और आवृत्ति की जो है अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई हर्ज होते हैं। वेग का ऐसा मात्रक जो है मीटर पर सेकंड होता है। आवृत्ति को मापा जाता है, अब सेम क्वेश्चन आगे रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो जाहिर बात है हर्ज में, ठीक है। आवृत्ति की इकाई हर्ज होता है, और कोई आवृत्ति घटना बार बार दोहराई जाने वाली घटना है, आपको पता होना चाहिए, और इकाई समय में जितनी बार घटित है उसे उस घटना की आवृत्ति कहते हैं, उस घटना की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को जो है किसी तरंग के कला परिवर्तन की दर को रूप में भी समझा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है, आर्द्रता को, है ना, तो आंसर क्या होगा, हाइग्रोमीटर से। देखो भाई वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए आर्द्रमापी, जिसे हम लोग हाइग्रोमीटर कहते हैं, है ना, तो ये हाइग्रोमीटर है, ये हाइड्रोमीटर अथवा द्रव घनत्व मापी या उत्प्लवन घनमापी वह यंत्र है जिसमें बिना किसी गणना के द्रवों के घनत्व पढ़े जा सकते हैं। पायरोमीटर की मैं बात करें तो पायरोमीटर से ऊंचे ताप की जो है माप सकते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक उत्तमापी, विकिरण उतापमापी, और प्रतिरोध उतापमापी, विद्युत उतापमापी आदि। लैक्टोमीटर आप सबको पता है का इस्तेमाल होता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दाब की इकाई क्या है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना, तो आंसर क्या होगा भाई, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है ना। देख लीजिए, कह रहा है कि दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, या दाब का ऐसा मात्रक है। इसे पास्कल भी कहा जाता है। न्यूटन बल का जो है मात्रक है, और न्यूटन मीटर या जूल ऊर्जा का मात्रक है। न्यूटन मीटर आघूर्ण का ऐसा मात्रक है, और न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ घनाव का जो है पृष्ठ घनाव का मात्रक है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा जो है राशि क्या है भाई, कह रहा है कि यहाँ पे सदिश है, सदिश नहीं है, सेम क्वेश्चन। तो सदिश में क्या होगा, दिशा और परिमाण दोनों होगा, अदिश में क्या होगा, केवल परिमाण होगा, ठीक है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, आयतन होगा, बाकी विस्थापन, वेग और बल जो है सब सदिश है। ये सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, वेग, बल, त्वरण, संवेग आदि जो है ये क्या है भाई, सदिश राशियां, तथा चाल, मात्रा, तापमान, आयतन, ये आदि जो है अदिश राशियां। 1 माइक्रो बराबर होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो सी हो जाएगा, या जो है एक में जो है आप 1000 से गुना दीजिएगा तो इतना mm के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं 1 माइक्रोमीटर, mm का मतलब होता है माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6, ठीक। मीटर तथा 1 मीटर बराबर होता है 1 मीटर, यहाँ पे अच्छा 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर, है ना, ये बेसिक सी बात है। और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁶ गुने 10 10
10 पे पावर माइनस 6 गुने 1000 मिलीमीटर या 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 पावर माइनस 6 गुने 10 पावर 3, ये बेसिक बात वही चीज़ है। और मिलीमीटर बराबर 10 पावर माइनस 3 मिलीमीटर बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है भाई डी हो जाएगा, है ना, 10 पे पावर माइनस 15 नहीं होगा यार, ये तो एक फेमटोमीटर बराबर होता है, ये 10 पावर माइनस 12 ग्राम होगा, ध्यान रखिएगा। सी हो जाएगा, 1 पिकोग्राम बराबर 10 पावर माइनस ग्राम, चूंकि 1 पिको सेकंड 10 पावर माइनस सेकंड और 1 पिकोमीटर बराबर 10 पावर माइनस 12 मीटर होता है, क्योंकि ग्राम सेकंड इस लाइन में ग्राम सेकंड मीटर मूल मात्रक है, अतः जो है इनके मान समान होंगे। और 10 पे पावर माइनस 6 10 पे पावर माइनस 6 ग्राम को माइक्रोग्राम एवं 10 पे पावर माइनस 9 को जो है अपना ग्राम को 10 पे पावर माइनस 9 ग्राम को नैनोमीटर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ऑडियोमीटर से मापा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है यार, है ना, और ये क्वेश्चन कहीं पे रिपीट हुआ है, तो डी हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता से को मापा जाता है। देखो ऑडियोमीटर से जो है ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। तीव्रता की मैं बात कर लूँ तो ध्वनि का वह लक्षण है जिसमें ध्वनि धीमी, मंद अथवा तीव्र या प्रबल सुनाई देती है, इसे डेसिबल में मापा जाता है, बेसिक सी बात है। अगला चैप्टर हम लोग है यांत्रिकी। चलिए, तो अगला प्रश्न है, फुटबॉल के जो है खेल में गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, तो यह गोलकीपर को किस प्रकार का जो है या फिर किस प्रकार सक्षम बनाता है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए संवेग परिवर्तन की। ध्यान दे, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको दिख जाएगा 9th और 10th के एनसीईआरटी में। तो आंसर क्या होगा, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, ठीक है। आइए देख लेते हैं, ये फॉर्मूला थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो फुटबॉल के जो है खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को जो है संवेग परिवर्तन की दर को क्या करता है भैया, कम करने में सक्षम बनाता है। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को जो है उस वस्तु का संवेग कहते हैं, बेसिक सी बात है, उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला भी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। घर्षण बल शामिल जो होते हैं वो होता है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, ठीक है। आइए देख लेते हैं, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तन में जो है घर्षण बल शामिल होता है, जबकि किसी वस्तु के सतह पर वस्तु को गति कराने का प्रयास किया जाता है या गति कराया जाता है तो सतह से समानांतर व गति की दिशा के विपरीत एक जो है अवरोधक बल कार्य करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये स्थैतिक घर्षण होता है, दूसरा सर्पिल घर्षण होता है, और तीसरा जो है यहाँ पे लॉटनिक घर्षण या रोलिंग घर्षण भी इसे कहा जाता है। बहुत कहते हैं हम लोग थ्योरी वाला क्लास में पढ़ चुके हैं, हालांकि बस इतना भी ध्यान देगा तो एग्जाम में काम चल जाएगा। एक बस सीधे रास्ते से चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़, दोबारा सुनिए क्वेश्चन को, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे जो यात्री है ना, कह रहा है कि किस तरफ झुकेगा। जाहिर सी बात है, आसान सा क्वेश्चन है, और देखिए पूछा गया क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन भी है, तो आप जाहिर सी बात आंसर सभी लोग सीटी करेंगे या बाईं ओर क्या करेंगे भाई, झुकेंगे। आइए देख लेते हैं इसके बारे में भी। चलती हुई बस से जो है अचानक दाईं ओर मुड़ने पर जो है बस में बैठे यात्री बाईं की तरफ झुकेगी या फिर झुक जाएंगे। इस घटना में जो है न्यूटन की गति का जो है कौन सा नियम, पहला का नियम लागू होता है, जिसे जड़त्व का नियम या जड़त्व का सिद्धांत भी हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को जो है यहाँ पे समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को जो है उपयुक्त रूप से बांधता है, तो ऐसा करके वह क्या ठीक करने का कोशिश करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, है तो आसान क्वेश्चन, और इस छठी या 7वीं क्लास में आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। आंसर हो जाएगा भाई ए, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। कह रहा है कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक यहाँ पे तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है, ऐसा करके वह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ क्या करता है भाई, सितार स्ट्रिंग आवृत्ति को ठीक करने का कोशिश करता है। अगला प्रश्न, आघात और प्रत्याघात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बल है, पूछ रहा है कि बल है ये, है ना, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, हमेशा समान और विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। देखो आघात तथा प्रत्याघात बल जो है दोनों एक दूसरे के समान मानक के किंतु विपरीत दिशा में लगने वाला बल होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन करें कि एक कारखाने में जो है 40 kg कैल्शियम 2 घंटे में उत्पादित होता है, यदि करंट के प्रवाह की क्षमता कितना है, तो 50% है, तो 2 घंटे के लिए एक समान विद्युत प्रवाह से जो है कितना एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो आप निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके, है ना, तो भार में आप कैल्शियम को दे सकते हैं, समतुल्य बार में आप यहाँ पे इंसर्ट कर कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। हालांकि इसका जो आंसर हो जाएगा 9 kg हो जाएगा। हालांकि आपके एग्जाम में नॉमिकल नहीं पूछा जाएगा, ये जो क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी जेई का एग्जाम होता है शायद उसमें, है ना, सॉरी हाँ 31वीं बीपीएससी का होता है जेई का 31वीं का। अगला प्रश्न आपके सामने है, कीड़े पानी की सतह पर जो है बिना डूबे घूम सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, है ना, आप देख सकते हैं। आइए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे भी, कर है ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना। पृष्ठ तनाव के कारण कीड़े पानी की सतह पर जो है बिना डूबे घूम सकते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल होता है जो द्रव के पृष्ठ पर जो है खींची गई काल्पनिक रेखा की जो है इकाई लंबाई पर जो है रेखा के लंबवत कार्य करता है। वस्तुतः जो होगा द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में अपने क्षेत्रफल को कम करने या फिर कम से कम करने की प्रवृत्ति के कारण द्रव के पृष्ठ सदैव जो है तनाव की स्थिति में रहते हैं, और इस कारण हल्के पदार्थ मतलब कि कीड़ा पानी की सतह पर क्या करते रहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार होने के कारण होता है, ये किसके कारण होता है, वर्षा की बूंद जो होता है ना भाई गोलाकार होता है, ये किसके कारण से, तो पृष्ठ तनाव के कारण से ऐसा होता है। वर्षा की बूंदे के गोलाकार होने का कारण पृष्ठ तनाव है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर जो है खींची काल्पनिक रेखा की इकाई के लंबाई पर या फिर लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। अभी आपने देखा था, यदि रेखा की लंबाई L पर जो है जो फोर्स F बल कार्य करता है, तो पृष्ठ तनाव T बराबर F इंटू L हो जाएगा, सॉरी F/L हो जाएगा। और पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर सेकंड, सॉरी न्यूटन मीटर होता है। और पृष्ठ तनाव का अन्य उदाहरण जो है जल में हवा के बुलबुले का बनना डिटर्जेंट द्वारा जल के पृष्ठ तनाव को कम करने से कपड़े के जो है मैल बाहर आना आदि, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सबसे ज़्यादा सहायता होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा डी सहायता की। आइए देख लेते हैं, तरल का वह गुण जिसके कारण तरल अपनी अलग अलग परतों के माध्यम से मध्य होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है, और इस गुण को तरल का सहायता कहते हैं। अलग अलग पदार्थों में
अलग अलग पदार्थों में श्यानता का गुण अलग अलग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जैसे द्रव यहाँ पे जिस द्रव में जो है श्यानता का गुण अधिक पाया जाता है वे आसानी से नहीं बहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात कर लूँ तो शहद में जो है बहने की गुण कम पाया जाता है क्योंकि इसमें श्यानता का गुण अधिक पाया जाता है। तो आपको पता चलेगा श्यानता क्या होता है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। अगर बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक से वृद्धि होता है तो क्या होता है, तो जाहिर सी बात है अत्यंत शुष्क मौसम होने की संभावना व्यक्त किया जाता है। तो बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि अत्यंत शुष्क मौसम की ओर इंगित करता है। जबकि इसके पाठ्यांक अचानक गिर जाता है तो आंधी तूफान आने का संभावना रहता है। धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना रहता है। वही जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठता है या फिर चढ़ता है तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर या फिर वायु दाब मापी के मध्य से जो है वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसका आविष्कार जो किया है इवान जेलिस्टा ने वर्ष 1644 ईस्वी में किया था। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केंद्रा प्रसारण के माध्यम से। आइए देखते हैं ये होता क्या है। देखो है ना, इसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। दूध से क्रीम को जो है अलग करने के लिए केंद्रा प्रसारण तकनीक का जो है यहाँ पे उपयोग किया जा सकता है। केंद्रा प्रसारण बल एक जो है जड़त्वीय बल है ना, जड़त्वीय बल है जो किसी वस्तु को जो है कक्षा में या केंद्र के चारों ओर क्या करता है भाई, घूमने पर जो है बाहर की ओर खींचता है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपके सामने। क्वेश्चन है चलती बस में जो है जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री जो है यात्री को आगे धक्का लगता है, तो इसको समझा जा सकता है। तो ये न्यूटन का कौन सा गति का नियम है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है और है ना, न्यूटन का पहला गति का नियम है जिसे जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए सी आंसर हो जाएगा। चलती बस में जो है अचानक ब्रेक लगता है तो यात्रियों को आगे जो है धक्का लगता है। इसे न्यूटन का गति के पहले नियम समझा जा सकता है। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी आरंभिक अवस्था को जो है बनाए रखना चाहती है, अर्थात यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, और यदि वह एक समान गति से सीधे रेखा पर चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कोई उसमें बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तित न किया जाए तब तक। अगला प्रश्न आपके सामने। पानी वाले बीकर में जो है बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हालांकि बी हो जाएगा, पानी का स्तर वही रहेगा। क्योंकि एक बीकर में पानी में बर्फ डाला गया तो ऑलरेडी देखा जाए तो बर्फ डूबता है, तो पानी का जो है यहाँ पे जो निकलना रहता है या फिर जितना स्तर बना रहता है वो बना लेता है, तो गलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पानी वाले बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो पानी की सतह पर वही सतह जो है वही रहेगा, क्योंकि बर्फ के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए पानी का जो है आयतन संपूर्ण बर्फ के जो है टुकड़े का आयतन के बराबर हो जाता है। देख सकते हैं कितने अच्छे पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया। अगला प्रश्न है, अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर क्या होता है भाई, ये पूछ रहा है। तो आप सीधे तौर पे कहेंगे वायु पंपों का उपयोग से सामान्य वायुमंडलीय दाब बनाए। अच्छा, इसको देखिए थोड़ा सा, डी आंसर हो जाएगा। देखिए होता यह है कि अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर जो है एक जहाज के अंदर वायु पंपों का उपयोग से सामान्यता या फिर सामान्य वायुमंडलीय दाब बनाए रखता है। ठीक है, या फिर बनाए रखा जाता है। अगला प्रश्न है, कंक्रीट की जो है सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर जो है चलना अधिक कठिनाई होता है, क्या कारण है, ये पूछ रहा है। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि रेत और पैरों के जो बीच घर्षण है कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में कम है। ठीक है, ये देख लेते हैं। कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर जो है चलना अधिक कठिन है, क्योंकि रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैर के बीच घर्षण की तुलना में कम है। घर्षण बल वहाँ पे कम लगता है ना, वही चिकनी सतह रहता है तो वहाँ पे घर्षण बल ज़्यादा लगता है। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर जो है यहाँ पे लुढ़कना आसान होता है, क्योंकि क्या कारण होता है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें कारण ये होता है कि पत्थर को जो है लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। इस शब्द को बदलिएगा, आंसर हो जाएगा बी। देखिए अगला पॉइंट देखने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। पत्थर को लुढ़काने में जो है किया गया कार्य उसे उठाने की तुलना में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है, इसलिए किसी पत्थर को जो है एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर लुढ़काना आसान होता है। ठीक है, ये बेसिक सी बात है। जब किसी वस्तु पर जो है कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो जाती है, कुछ बेसिक बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक छोटी तरल बूंद का आकार। अच्छा क्वेश्चन है, एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है। ठीक है, इस लाइन को समझिएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका भी सी, पृष्ठ तनाव के कारण। अभी आपने देखा एक छोटी तरल बूंद का आकार पृष्ठ तनाव के कारण जो है गोलाकार होता है। पृष्ठ तनाव तरल का जो है एक गुण है, यह आकर्षण के अंतरान्विक बलों द्वारा उत्पन्न होता है। वर्षा की बूंदे के गोलाकार होने के पीछे यही कारण है। बरसात की बूंदे का जो है गोल आकार, ये तो आपने देख लिया, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में जो यहाँ पे पृष्ठ तनाव दिया ही नहीं है, तो क्या आंसर करिएगा कि बरसात की बूंदे का गोल आकार होता है किस कारण से, संयंत्रता के कारण, घर्षण के कारण। इस तरह का क्वेश्चन आप देने लगे एग्जाम में, आंसर होगा सतही तनाव के कारण। तो देखो यहाँ पे पृष्ठ तनाव लिख दिया, शब्द दे दिया ना, पृष्ठ तनाव की जगह पे सतही तनाव के कारण हो गया है ना। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बरसात की बूंदे का गोल आकार सतही तनाव, जिसे हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं, उसके कारण से होता है। पृष्ठ तनाव की मैं बात कर लूँ तो अणुओं के मध्य लगने वाले ये कौन सा बल है, ये संसंजक बल के कारण द्रव्यों के सतह पर पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन ऊपर में होता है और मीटर जो है यहाँ पे न्यूटन मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर बराबर 746 होगा ना भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा 746 डब्ल्यू होता है, 746 डब्ल्यू होता है, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 19 का ए। तो एक हॉर्स पावर बराबर जो है 46 डब्ल्यू वाट, डब्ल्यू से मतलब वाट होगा, तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है, और इसका उपयोग सामान्यतः पंप या मोटर की क्षमता मापने के लिए किया जाता है। छिपकली का पैर डैश की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करता है छिपकली का पैर, यह जो है यह सक्शन है ना, सक्शन पैड की तरह काम करता है। तो छिपकली का पैर जो है सक्शन पैड की तरह कार्य करता है, इसलिए वह जो है क्या करता है भैया, दीवार से चिपका हुआ रहता है और गिरती नहीं है छिपकली, एकदम सट जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिल या स्कूटर आदि में किया जाता है, किस लिए, ये पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा भाई, ये हो जाएगा पहिए और धुरी के बीच घर्षण कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखो भाई, बॉल बेरिंग का उपयोग जो है साइकिल या स्कूटर में जो किया जाता है, इसमें पहिए और धुरी के बीच जो घर्षण है ना उसको कम करने के लिए किया जाता है। वॉशिंग मशीन का जो है कार्यकारी सिद्धांत क्या है,
वॉशिंग मशीन कह रहा है कि कौन से बल पर काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा, ये अपकेंद्री, एक होता है अभिकेंद्री, ये अपकेंद्र बल पर काम करता है। यहाँ से आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वॉशिंग मशीन का जो है कार्यकारी सिद्धांत, ये अपकेंद्र बल पर आधारित होता है। अपकेंद्र बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में जो है केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। मैं आपको बता दूं, यह एक जो है आभासी बल होता है अपकेंद्री बल, जो अभिकेंद्री बल के समान विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसके उदाहरण है यहाँ पे आप देखेंगे क्रीम निकालने की मशीन, ड्राई क्लीनर हो गया, अपकेंद्री बल, अपकेंद्रीय पोषण व अपकेंद्री पंप हो गया, ये सब क्या है, ये सब अपकेंद्री बल का उदाहरण है। आगे बढ़ जाते हैं। एक चिड़िया एक तार के जो है पिंजरे में बैठी है जो एक स्प्रिंग तुला से लटका हुआ है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग की तुलना में, फिर स्प्रिंग की तुला की माप अच्छा होगी, अच्छा माप क्या होगी, क्या होगा इसके वजन में कन्वर्ट, मतलब कि परिवर्तित रहेगा, सेम रहेगा, पहले जैसा रहेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, ये पहले से कम हो जाएगा। ठीक है, तो पिंजरे में बैठी चिड़िया के उड़ने से स्प्रिंग तुला पर जो है लगने वाले भार में कमी आएगी, स्प्रिंग तुला की माप कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक क्षैतिज वृत्त में स्थित चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा, ये पूछ रहा है। आंसर इसका ई हो जाएगा। देखिए इसके लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से गति करता है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। और इसके बारे में और थोड़ा समझ लीजिए। एक समान वृत्तीय गति त्वरित होती है क्योंकि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदल जाती है। एक समान वृत्तीय गति में जो है पिंड की चाल, अभिकेंद्री बल तथा गतिज ऊर्जा समान रहेगी। यदि बल को जो है न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा, 25 का ये बोल रहा है, ये हो जाएगा जूल में हो जाएगा। ठीक है, यदि बल को जो है न्यूटन में जो है तथा दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किया गया कार्य जूल में होगा। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। यह एक जो है अदिश राशि है और इसका सही मात्रक न्यूटन, मीटर या जूल होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके बारे में आप। अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होगा, तो आप सबको 1000 मीटर उसमें होता है, बेसिक सी बात है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर इतने के बराबर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आंसर इसका सी हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा ना। होता ये है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान राशि प्राप्त होती है। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। गतिशील वस्तु का विस्थापन की दर को वस्तु को वेग कहते हैं, वस्तु का वेग कहते हैं। अब वेग क्या है, एक सदिश राशि है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है। बल और त्वरण यह सदिश राशि है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे समय होता है। द्रव्यमान बराबर संवेग बटे जो है वेग होता है। बल गुणनफल है किसका है, ये पूछ रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का, है ना। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा। ठीक है, और बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, ये बेसिक बात है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिए बीपीएससी में ये फॉर्मूला पूछे गए हैं, कम से कम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा, ए बराबर बी माइनस यू अपन टी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही जो सूत्र है, बी बराबर यहाँ पे यू प्लस ए टी होता है, या फिर ए बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर, तो आप कहेंगे सर यह जो है बी माइनस यू अपन टी होता है। ठीक है, चलिए क्लास में इसमें बहुत कार्य से पढ़ा दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रक्षेप का जो है पथ होता है, क्या होता है, प्रक्षेप गति का पढ़े ना, या परवलयाकार इसका होता है इस तरीके से, है ना। तो परवलयाकार होता है ना, तो आंसर क्या होगा, 45 डिग्री का ये कौन बनाता है इस तरीके से, आप देखेंगे तो यहाँ पे, है ना। तो आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा इसका। आइए देखिए इसके बारे में। करें, किसी प्रक्षेप का जो है पथ परवलयक होता है जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से जो है या ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में जो है फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल से एक वक्र पथ पर जो है गति करता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं और इसके पथ को जो है प्रक्षेप पथ कहते हैं। आप देख सकते हैं ये प्रक्षेप गति हो जाएगा और ये कोण बन जाता है ना, यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे बढ़ता है, ये प्रास होता है ये वाला, ये प्रक्षेप वेग हो गया यहाँ पे ये वाला। आगे बढ़ जाते हैं। पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी के जो है ये घनीभूत हो जाने पर जो है बोतल टूट जाता है, क्योंकि क्या कारण होता है ये पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जम जाने पर पानी का आयतन बढ़ता है ना। घनीभूत का मतलब यहाँ पे जमना, तो भाई शब्दों को बदलिए, देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन देते हैं। देखो, पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी को जो है घनीभूत मतलब कि जम जाने पर जो है बोतल टूट जाता है, क्योंकि पानी जम जाने पर इसका आयतन बढ़ता है और बोतल की दीवार टूट जाती है ना। ये बेसिक सी बात है और आपको पता होना चाहिए। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ताप घटाने पर पानी का घनत्व जो है यहाँ पे क्या करता है, घटने लगता है और आयतन बढ़ने लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी कारण से जमने पर बोतल फट जाती है और इस्तेमाल होने वाले पेय पदार्थों के बोतल इसलिए थोड़ा खाली रखा जाता है। आप देखेंगे स्प्राइट सबका जो बोतल होता है ना भाई, इसलिए कोका कोला हो गया, बहुत सारे वाटर का भी पानी भी देखिएगा तो हल्का सा रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, नियत वेग से जो है गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री आगे की ऊपर की ओर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है, गेंद वापस आएगी कहाँ पे, ये पूछ रहा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, यात्री के हाथों में आएगा। देखो यहाँ पे शब्द को पकड़िए, नियत वेग से गतिशील ट्रेन है ये, ठीक है। यहाँ पे कम और ज्यादा नहीं हो रहा है ट्रेन का स्पीड, कंडीशन में यात्री के हाथों में ही गेंद आएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो कह रहा है कि हवा में जो है पूरी उड़ान के कारण, दोबारा सुनिए, हवा में पूरी उड़ान के दौरान ट्रेन और गेंद में समान क्षैतिज गति था, इसलिए वे दोनों समान दूरी को समान समय में तय करेंगे। परिणाम स्वरूप क्या होगा, गेंद यात्री के हाथों में आएगी। अगर ट्रेन का वेग तेजी या गिरावट होती तो गेंद जो है ना हाथ के बजाय बाहर गिर जाता, ठीक है। तो शब्दों का जैसे बात, आसान सा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, ये आघात और प्रत्याघात बल है। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो हमेशा केवल विपरीत दिशा में लगते हैं ये, है ना। नहीं, ये हमेशा समान और विपरीत दिशा में, हमेशा समान, ये सी हो जाएगा, इसका भी नहीं होगा, सी होगा।
हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। देखो भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। इस प्रक्रिया में जो है न्यूटन का तीसरा नियम का प्रयोग होता है। प्रत्येक क्रिया के जो है बराबर परंतु विपरीत दिशा में यहाँ पे प्रतिक्रिया होती है और इसी क्रिया के फलस्वरूप आघात और प्रत्याघात के बल का प्रयोग समान और विपरीत दिशा में होते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है कौन सा? तो ये वर्तुल्य गति होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना एग्जाम में, सॉरी वर्तुल्य आवर्त गति होता है, माफी चाहता हूं, वर्तुल्य आवर्त गति होता है, ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। देखो किसी सिलाई मशीन की सुई की गति आवर्त गति होती है। आवर्त गति में जो है एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु किसी निश्चित समयांतराल के जो है पश्चात बार बार अपने पूर्व गति में पूर्व गति को दोहराती है। सरल रेखीय गति क्या होता है जरा सा देख लीजिएगा। तो सरल रेखीय गति में जो है पिंड या वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करता है, जबकि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वर्तुल या वृत्तीय गति कहा जाता है। तो देखो तीनों कितना महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व किस तापमान पर जो है किस तापमान अधिकतम होता है? शब्द को पकड़िए। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा, है ना। आइए देख लेते हैं। तो कह रहा है कि पानी का घनत्व मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्वथनांक नहीं पूछ रहा हूँ। पानी का जो क्वथनांक होता है कितने पे बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका, तो आप सबको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है यहाँ पे उबलने लगता है। तो यहाँ पे पानी का घनत्व बोल रहा है। तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतर होता है और ऐसा पानी के जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कारण होता है, ठीक है। घनत्व किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कम घनत्व वाले पदार्थ ज्यादा घनत्व वाले पदार्थ के ऊपर तैरते हैं क्योंकि वह जो है उनसे हल्के होते हैं। बेसिक सी बात है। अगला प्रश्न है बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने से टूट जाता है परंतु गलीचे पर जो है गिरने पर नहीं टूटता है, क्या कारण होता है ना। और देखो आसान सा क्वेश्चन तो है लेकिन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है ना। तो मैं आपको बता दूं गलीचे पर जो है बल्ब का आवेग परिवर्तन अधिक होता है ना। नहीं भाई ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। आंसर हो जाएगा फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। देखो भाई दोनों ये है ना। तो फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है, बी हो जाएगा इसका आंसर। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। देखो भाई कह रहा है कि बेग बदलने पर गति ऊर्जा बदलती है। बेग बदलने पर गति ऊर्जा बदलती है। फर्श पर जो है बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है, इसलिए बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने से टूट जाता है क्योंकि गति ऊर्जा अधिक जो है यहाँ पे रहती है, जो फर्श पर गिरते ही शून्य हो जाती है और वह टूट जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन 37 नंबर का कह रहा है 5 किलोग्राम के द्रव्यमान को जो है टेबल पर खींचने पर एक समान जो है एक कमानीदार, दोबारा सुनिए, 5 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर जो है खींचने पर एक कमानीदार तराजू पर जो है कितना, तो 20 न्यूटन का जो है पठन आता है ना। और इस द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगने वाले बल का परिमाण जो है कितना होगा? तो 20 न्यूटन ही हो जाएगा ना, बी हो जाएगा। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार, जिसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं, तो नियमानुसार कमानीदार की तुलना पर जो है लगने वाला परिणामी बल 20 न्यूटन होगा। आइए देख लेते हैं। कह कि यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वस्तु के बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा कंडीशन, है ना। तो ये कंडीशन समरूप गति से जो है चलती रहेगी, ठीक है, डी हो जाएगा। होता यह है कि यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो जाता है या फिर शून्य हो तो वह वस्तु समरूप गति से चलती रहेगी, क्योंकि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो स्थिर वेग से गतिशील रहेगी, ठीक है। और जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए इसे जड़त्व, इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, न्यूटन के प्रथम गति के नियम को। अगला प्रश्न है एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज़्यादा लंबी छलांग लगा पाता है, तो इसका क्या कारण है? सिंपल से कारण है गतिमान अवस्था की जड़ता होता है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज़्यादा लंबी छलांग लगाता है, ऐसा गति के जड़त्व के कारण होता है ना। ऐसा किस लिए होता है? तो गति के जड़त्व के कारण होता है। एक शिकारी दूर से वृक्ष पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी, एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से जो है छूटती है वैसे ही बंदर डाल पर से सीधे ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। तो बंदूक की गोली क्या करा, इस कंडीशन में पूछ रहा है क्या होगा? तो आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा बंदूक की गोली लगेगी तब ना ऐसा होगा, बंदर गिरेगा। आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि एक शिकारी की गोली चलाने के बाद बंदर के डाल पर सीधे या फिर डाल पर से सीधा ऊर्ध्वा दिशा में नीचे की ओर गिरने पर बंदूक की गोली बंदर को लगेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह दोनों नीचे की ओर जाएंगे और गोली बंदर को लग जाएगी। अगला प्रश्न है यदि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन दर क्या होगा? 41 का बोल रहा है, तो भाई सी हो जाएगा, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। ये देख लेते हैं। कह रहा है यदि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन दर में कोई बदलाव नहीं होगा। वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक है प्रकाश, जिसकी उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर जो है बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर जो है वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता के बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन दर जो है यहाँ पे घट जाती है। अगला चैप्टर हम लोग का ध्वनि तरंग गति। चलिए पहला क्वेश्चन है दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है, तो आंसर हो जाएगा भाई ए, शून्य होता है। ये देख लेते हैं। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व शून्य होता है। दंड चुंबक लोहे, स्टील या फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की बनी हुई आयताकार चुंबक होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीक्ष्णता उसके या फिर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्वनि की तीक्ष्णता जो है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं पूछ रहा हूं, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना। तो हालांकि इसका जो आंसर हो जाए ना अलग अलग इसका जो है ध्वनि की तीक्ष्णता है ना उसकी आवृत्ति होता है ना, आवृत्ति पर निर्भर होता है, तो आवृत्ति ऑप्शन में ही नहीं, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारतम्य को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होती है तो ध्वनि तीखी होती है ना, और यदि कंपन की आवृत्ति कम होती है तो तारतम्य कम होता है। तो बेसिक से क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन ना कई बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है 1 सेकंड दोलक को जो है रॉकेट में माउंट किया जाता है तो इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट का स्थिति अगर पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो भाई ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि 1 सेकंड दोलक
को रॉकेट के माउंट किए जाने पर उसके दोलन काल में जो है तभी घटाव देखने को मिलता है जब रॉकेट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर वृद्धि करता है, क्योंकि एक समान त्वरण से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, जी का मान में वृद्धि होगी, क्योंकि एक यहाँ पे छन है ना, छन बल जी के मान से जुड़ जाता है और दोलन काल क्या हो जाएगा, तो एल अपन जी, जहाँ एल दोलन की लंबाई है, दोलन की लंबाई है। पेंडुलम घड़ी का समयावधि जिसे दोलन काल कहते हैं तो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंडुलम घड़ी का जो समय काल होता है, दोलन गति या समयावधि क्या होता है ये पूछ रहा है। तो आंसर जैसी बात है 2 सेकंड का होता है, ये देख लेते हैं। करेक्ट, एक पेंडुलम भी हो जाएगा आंसर। करेक्ट, एक पेंडुलम वाली घड़ी में एक छोर से दूसरे छोर तक जो है जाने में 1 सेकंड से 1 सेकंड का समय लगता है, 1 सेकंड का समय लगता है, तथा एक दोलन पूरा करने में उसे 2 सेकंड का टाइम लगता है। लोलक या पेंडुलम घड़ी वह है जिसमें समय प्रदर्शित करने वाली प्रणाली का चलन एक लोलक की सहायता से होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में कौन सा किरणें या तरंगों का इस्तेमाल में लिया जाता है ना, गर्भ में, है ना, भ्रूण, समझ रहे हैं ना भाई। तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, ये प्राध्वनि तरंग का। ये देख लेते हैं भाई, होता ये है कि गर्भ में, अच्छा मैं गर्म बोल दिया, यहाँ पे गर्भ है भाई, ठीक है, हो जाता है लगातार, अभी 1 मिनट का भी सांस नहीं लिया हूँ, लगातार कंटिन्यूसली मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो कह रहा है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए प्राध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास को जानने की इस प्रक्रिया को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में जो है अल्ट्रासोनिक वेव मतलब प्राध्वनि तरंगे का जो इस्तेमाल होते हैं, और ये उच्च आवृत्ति वाली तरंगे है, इसका जो हर्ज होता है 20,000 हर्ज से ऊपर होता है, ठीक है। तथा इसके अन्य प्रयोग जैसे देखा जाए लीवर, किडनी, पेट, दिल की जांच करने में, तथा घड़ी विमानों एवं जो है कीमती कपड़ों की सफाई में, सोनार में, तथा हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है, क्या कारण है, क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यह जो है लागत प्रभावी नहीं है। ये देख लेते हैं, कह रहा है कि रेडियोथेरेपी में जो है अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह लागत प्रभावी नहीं है। इसमें एक्सरे का उपयोग किया जाता है, परंतु प्रोटॉन या अन्य प्रकार के ऊर्जा का भी उपयोग किया जा सकता है। तो रेडियोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए सबसे व्यापक रूप में किया जाता है इसका। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भाई आयर किरणें। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन ये है। तो कह रहा है कि अवरक्त किरणें का जो है तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम से 10⁻³ मीटर तक जो है ये होता है। सामान्यतः इनकी उत्पत्ति गर्म पदार्थ और अणुओं से होती है। इनका प्रयोग जो है रिमोट कंट्रोल, कायिक चिकित्सा, जीन तथा धुंधली अवस्था में रखी किताबों को पढ़ने के लिए किया जाता है। एक्स किरणें का प्रयोग जो है टूटी हुई हड्डी की जानकारी के लिए। गामा किरणें का प्रयोग जो है, यहाँ पे गामा किरणें का प्रयोग जो है कैंसर की चिकित्सा के लिए किया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना। विद्युत चुंबकीय तरंगे का वेग होता है, कितना होता है, आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻8, ये मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड होता है, ये मीटर पर सेकंड है, ये ठीक है, मीटर पर सेकंड है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। कह रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण शून्य एवं माध्यम से स्वयं प्रसारित जो है तरंग, इसे प्रकाश भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो किंतु वास्तव में प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक छोटा सा भाग होता है ना। और एक्स किरणें, गामा किरणें और रेडियो तरंगे आदि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, आपको पता होना चाहिए, ध्यान रहे। विद्युत चुंबकीय तरंगे का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लोलक की कालावधि जो टाइम पीरियड होता है ये पूछा है, तो आंसर हो जाएगा भी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है, बी हो जाएगा। और देखिए सरल लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। सरल लोलक का आवर्तकाल प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रभावी लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल बढ़ता है और घटाने पर जो है घटता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लाइन ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यदि डोरी का प्रभावी लंबाई L व गुरुत्वाकर्षण त्वरण G हो तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, तो T = 2π, ये रूट अंडर है L/G हो जाएगा। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लोलक आवर्तकाल निम्न होता है, यहाँ पे क्या करें, सेकंड लोलक आवर्तकाल निम्न होते हैं। अच्छा प्रश्न ये भी है, तो आंसर क्या होगा, 2 सेकंड का। अभी आपने कुछ देर पहले देखे थे क्वेश्चन, करें कि जब कोई पिंड एक निश्चित समयांतराल में ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है, उसकी गति आवर्त गति, ध्यान रखिए, उसकी गति आवर्त गति कहलाती है, ध्यान रखिएगा। और वह निश्चित समयांतराल आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। सेकंड लोलक वह लोलक है, ध्यान रखिएगा, सेकंड लोलक वह लोलक है जिसका आवर्तकाल जो है ना 2 सेकंड होता है और इसकी आवृत्ति जो होता है 1/2 हर्ज होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1/2 हर्ज होती है। लोलक आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर, किसके द्रव्यमान पर, तो लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न है, मानव कान का जो श्रव्य आवृत्ति परिसर है, मानव के कान का, ये पूछ रहा है। देखो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक हो जाएगा, सी, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक की तरंगों को जो है हम लोग क्या करते हैं, श्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है, जिसे मानव कान सुनने में क्या होता है, सक्षम होता है। 20 हर्ज से कम की तरंगे अपश्रव्य तथा 20 हर्ज से अधिक की ध्वनि तरंगे का प्राश्रव्य तरंग कहा जाता है, जिसे मानव नहीं सुन सकता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार है ना। तो ये भी देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना। 20 हर्ज से क्या हो जाएगा, देखते कितने लोग जवाब दे पाते हैं, छोड़ दे, इसका सी हो जाएगा भैया ना। देखो ये 45 हर्ज से कितना, तो ये 60 किलो हर्ज तक, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देखिएगा, बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार जो है 45 हर्ज से 64 जो है किलो हर्ज तक होता है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा ध्वनि तरंग क्या होता है, ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। मनुष्य द्वारा जो है 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज के बीच जो यांत्रिक तरंगे होता है मनुष्य सुन सकता है। 20,000 से ज़्यादा, 20,000 से ऊपर या ज़्यादा तरंगे को हम लोग पराश्रव्य तरंगे कहते हैं।
मनुष्य का कान इसे नहीं सुन सकता है, जैसे जानवर कुत्ता बिल्ली इसे 20,000 से ऊपर हर्ष का ध्वनि होता है ना उसे सुन सकता है, ठीक है। चमगादड़ भी इसे सुन सकता है, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गया, ये सब जो है 20,000 से ऊपर हर्ष के ध्वनि सुन सकता है। अगला प्रश्न है, एक जो है पियानो की पिच कम करने के लिए क्या होता है, ये पूछ रहा है। मैं आपको बता दूं, हालांकि इसका जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। जैसा देख लीजिएगा, पियानो का पिच तार की मोटाई, इस लाइन को समझिएगा, तार की मोटाई तथा तारों के तनाव पर निर्भर करता है। पिच को कम करने के लिए जो है ना मोटे तार का प्रयोग या तार के तनाव को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। इस लाइन को समझिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो, जब ध्वनि है ना, ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो उसे क्या कहते हैं, है ना, ये पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इसे जो है हम लोग माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा क्या करता है, स्थानांतरित करता है। आंसर हो जाएगा डी। आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि जब तरंग किसी माध्यम की या फिर किसी माध्यम में गति करती है तो माध्यम में कुछ दोलन या कंपन उत्पन्न हो जाता है। इन्हीं दोलन या कंपन के कारण ऊर्जा हस्तांतरण होता है, लेकिन वास्तविकता में माध्यम के जो है कण गति नहीं करते। और इसी तरह जो है इस लाइन को समझिएगा, जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो माध्यम के कण में अपनी स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा का हस्तांतरण करते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है? तो आंसर हो जाएगा इसका भी हो जाएगा, सी हो जाएगा, कांच की रुई हो जाएगा, ठीक है। देखो होता यह है, विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ कांच की रुई है, सी हो जाएगा आंसर। होता यह है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। बेसिक सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अगर ध्वनि वायु से, दोबारा सुनिए, ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो कह रहे कि किस मात्रा में, सॉरी माफी, किसी मात्रा में, वेग में, आवृत्ति में, तरंग में, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आंसर हालांकि इसका जो हो जाएगा बी हो जाएगा, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दायरे बदलती है। इस लाइन को समझिएगा, बहुत अच्छा लाइन है भाई। जबकि आवृत्ति उसकी नहीं बदलती है। जब ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, इसमें से कौन सा है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण? तो बी हो जाएगा। ध्वनि तरंग का क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। देख लेते हैं एक बार। अनुदैर्ध्य तरंग वे तरंगे होती है जिनमें माध्यम कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा या उसके विपरीत दिशा में ही होता है। उन्हें एल तरंग भी कहते हैं। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंग भी अनुदैर्ध्य तरंग, मैं क्या कर रहा हूँ, वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और इसी प्रकार भूकंप, विस्फोट के कारण उत्पन्न पी तरंगे को भी हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इस लाइन को माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एफएम का जो है ब्रॉड बैंड निम्नलिखित में से किस में आता है? अच्छा क्वेश्चन। हालांकि इसका आंसर जो हो जाएगा भी डी हो जाएगा। VHF में देखो भाई होता ही है कि एफएम रेडियो का ब्रॉडबैंड 88 MH से लेकर 108 MH होता है, जो अति उच्च आवृत्ति, मतलब कि आप देख सकते हैं VHF के अंतर्गत आता है। जबकि परम उच्च आवृत्ति, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SHF का जो है ये प्रास, यहाँ पे देख लीजिए 3 से 30 GHz उच्च आवृत्ति, यहाँ पे देख सकते हैं HF का प्रास, यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है। और अल्ट्रा है फ्रीक्वेंसी जो है UHF का प्रास, इसका यहाँ पे 300 से लेकर 3000 MH जो तक होता है ना। ये क्वेश्चन हालांकि बहुत कम पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसे हम लोग CT स्कैन कहते हैं, CT का फुल फॉर्म ही होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, CT है ना, कहते हैं CT स्कैन, प्रयोग करती है कौन से तरंग के प्रयोग करती है, ये पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा एक्स किरण का, ठीक है। अच्छा, किरण पूछा है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी जैसे CT स्कैन कहते हैं, तो विशिष्ट क्षेत्रों के क्रॉस सेक्शनल टोमोग्राफी छवियों या फिर आभासी स्लाइस का उत्पन्न करने के लिए विभिन्न कोणों से ली गई एक्सरे मापों कई कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग किया जाता है। कुछ बेसिक बातें। अल्ट्रासोनिक तरंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। आंसर जो है इसका हो जाएगा भाई बी हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक तरंग जो है ना 20 kHz से ज़्यादा आवृत्ति, 20 के का मतलब हो गया 20 K है ना, ये K है, K का मतलब होता है 1000, ठीक है। तो 20,000 से ज़्यादा की आवृत्ति की ध्वनि होती है, ठीक है। और बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले इसका सोल्यूशन देख लीजिए। देखो अल्ट्रासोनिक तरंग जो है 20,000, ये 20 K है, हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति की ध्वनि तरंग है। और ये तरंग मानव के लिए उच्च आवृत्ति के साथ अशरभ ध्वनि के रूप में परिभाषित किया जाता है। इन तरंगों का ज़्यादा उपयोग जो है वस्तुओं का पता लगाने, दूरी को जो है मापने, इमेजिंग और सोनोग्राफी के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है? देखो चमगादड़ कर रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है? तो आंसर जो हो जाएगा भाई साहब, आसान सा क्वेश्चन मुझे पता है, तो सोनार हो जाएगा, देखो है ना। चमगादड़ द्वारा सोनार के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। चमगादड़ गहन अंधकार में जो है अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय ये पराश्रभ तरंगे उत्सर्जित करते हैं। परावर्तन के पश्चात उनका जो है सूचकांक करता है, संसूचना होगा क्या, मैं बोल रहा हूँ कोई बात नहीं है, यहाँ पे संसूचना करता है। चमगादड़ द्वारा उच्च तारत्व के प्राध्वनि संपन्न अवरोधों या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक जो है पहुँचता है या फिर पहुँचते हैं। इस प्रकार से चमगादड़ अपने रास्ते के अवरोध और दूरी का पता लगाते हैं। सोनार अर्थात जिसे शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म जो सोनार का होता है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, एक तकनीक है जो नौ संचालन को जो है सुगम बनाने के लिए और जल के अंदर वस्तु का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। और यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त इनके अनुप्रयोग में उपयोग की जाने वाली तरंगों की बढ़ती हुई आवृत्ति में जो है व्यवस्थित करना है आपको, है ना। तो हालांकि आंसर इसका बी हो जाएगा। और पनडुब्बी संचार, उसके बाद AM रेडियो, शॉर्ट वेव रेडियो, रडार, ये सीक्वेंस वाइज में ही है। आप देख लीजिए एक बार। पनडुब्बी संचार की तरंग की आवृत्ति जो होते हैं ना भाई 3 से लेकर 30 हर्ट्ज तक होता है। AM रेडियो का जो होता है यहाँ पे आप देखेंगे तो 550 से लेकर 1750 किलो हर्ट्ज तक होता है।
शॉर्ट वेव रेडियो की आवृत्ति 300 इतना एमएच मेगा हर्ट्ज का होता है और रडार की आवृत्ति जो है आप देख सकते हैं 5 से लेके 130 गीगा हर्ट्ज होता है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान में रखिए। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। एमआरआई मशीन जो है, जैसे एमआरआई के नाम एमआरआई मशीन किस प्रकार की तरंग का उपयोग करता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर डी हो जाएगा है ना, चुंबकीय तरंग का। देखो भाई, एमआरआई स्कैन का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंग की सहायता से शरीर के अंग एवं उसकी कोशिकाओं का जो है स्पष्ट एवं विस्तृत चित्रण किया जाता है, चित्र बनाया जाता है। रेडियो तरंगों के कारण ये संगठित परमाणु एक बहुत सी कमजोर सिग्नल उत्पन्न करते हैं, बहुत ही कमजोर सिग्नल उत्पन्न करती है, जो शरीर के विभिन्न अंगों का जो है यहाँ पे क्रॉस सिलेक्शन इमेज बनाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, वायु में जो है ध्वनि का तरंग होता है, वायु में तो ये अनुदैर्घ्य तरंग होता है कि वायु में तरंग की आवृत्ति अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य तरंग ऐसी तरंग है जो माध्यम के कणों की जो है कंपन की दिशा के समानांतर होती है और इस प्रकार की तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से किसे हर्ज में मापा जाता है? ठीक है, तो आंसर जो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, आवृत्ति को। देखो भाई, गति को मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है, आयाम को मीटर से, तरंग दैर्घ्य को मीटर में और आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक सूक्ष्म तरंग ओवन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है ना? तो इसका जो आंसर हो जाएगा भाई साहब बी हो जाएगा, मैग्नेटॉन हो जाएगा। होता यह है कि मैग्नेटॉन में एक डायोड वैक्यूम ट्यूब जिसमें केंद्रीय कैथोड से एक बेलनाकार एनोड से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों द्वारा नियंत्रित होता है। इसे मुख्य रूप से माइक्रोवेव ऑसिलेटर में जो है उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्वनि चित्रण सोनोग्राफी में कौन से तरंगे का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पराध्वनिक तरंगे। देखो भाई, ध्वनि चित्रण जिसे हम लोग सोनोग्राफी कहते हैं, पराध्वनिक तरंगे का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग शरीर के आंतरिक भागों के जो है चिकित्सकीय जांच के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है, 28 का डी हो जाएगा, निर्वात में। अगला प्रश्न है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, ठोस, द्रव, गैस में जो है ध्वनि का संचरण संभव है। निर्वात में जो है ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, मतलब ध्वनि जो है गमन नहीं कर सकता है, संचरण से मतलब होगा। अगला प्रश्न है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर जो है इसका हो जाएगा भाई बी हो जाएगा, तरंगदारी कहते हैं। आइए देख लेते हैं। दो यहाँ पे उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंगदारी कहते हैं। तरंग का वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणित तरंगदैर्घ्य। जब किसी माध्यम में अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ का संचरण होता है, गमन होता है, तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं और माध्यम का कोई कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर जितना अधिक विस्थापित होता है उस दूरी को आयाम कहते हैं। माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वायु में जो है वायु में वेग अनुमानतः है, आंसर हो जाएगा सी, 330 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, देखो भाई, ठोस में ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है और इसके बाद द्रव में तथा सबसे कम जो है गैस में होता है। ताप का ध्वनि की चाल पर जो है प्रभाव पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को समझिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में जो है ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है। जल में ध्वनि की चाल लगभग जो है यहाँ पे देख सकते हैं 1400 मीटर पर सेकंड होते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर लोहे में जो है ध्वनि का चाल जो है लगभग 5000 मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में ध्वनि की तरंगे संचरण करता ही नहीं है, निर्वात में ध्वनि गमन ही नहीं करेगा, सुनाई नहीं देगा, है ना, उस ध्वनि के लिए माध्यम की जरूरत पड़ता है ध्वनि को। अगला क्वेश्चन है कि डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस नंबर का, तो डी हो जाएगा, एक मशीन शॉप से आने वाले जो है शोरगुल का। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। 100 डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल का संगत होगा। प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण जिसमें ध्वनि जो है धीमी अथवा तीव्र सुनाई देती है। माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर जो है एकांक क्षेत्रफल के या फिर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के जो है लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है और इसका सही मात्रक जो है माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर प्रयोगात्मक जो है मात्रक व्हील है। व्हील के 10वें भाग को जो है यहाँ पे डेसिबल कहते हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 45 dB ध्वनि मानव के सर्वोत्तम होती है, मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, 32 का हो जाएगा भाई ए, रेडियो तरंगे का। होता यह है भाई, जरा सा देख लेना कि आधुनिक टेलीफोन संचार स्थापित करने के लिए लघु रेडियो तरंगे का उपयोग करता है। और रेडियो तरंगे डिजिटल आवाज या डेटा को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के दोलन के रूप में हस्तांतरित करती है। ये वायु में जो है प्रकाश की गति से जो है सूचनाओं का परिवहन करती है। अगला चैप्टर हम लोगों का है उष्मा एवं तापमान। चलिए, तो करके निम्न में से कौन परम शून्य तापमान का प्रतिनिधित्व करता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं, परम शून्य का बात कर रहा है ना, -273.15 डिग्री सेल्सियस, 273 रहता है, -273 भी रहता है लगभग में, तो ये भी सही पता है। आपके ऑप्शन में 373 भी देता है, तो लोग गलती से 373 भी टिक कर देते हैं, नहीं करना है। देखो, -273.15 डिग्री परम शून्य तापमान पर प्रतिनिधित्व करता है। सिद्धांत रूप में अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, परंतु निम्नतम ताप का सीमा है ना, ध्यान रखिएगा। किसी भी वस्तु का ताप जो है आप देख सकते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकती है और इस ताप पर पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। इसे हम लोग कहते हैं क्या, परम शून्य ताप कहते हैं और केल्विन पैमाने पर ओके लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, उच्च तापमान को अधिक दूरी से मापने या फिर नापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है, ये पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। उच्च तापमान को अधिक दूरी से मापने के लिए किया जाने वाला उपकरण जो है या फिर उपयोग किया जाने वाला उपकरण जो है इसका नाम है पायरोमीटर। पायरोमीटर का उपयोग जो है 3000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। एक बल्ब यहाँ पे 100 वाट का और 200 वाट का, 160 वाट बिजली की आपूर्ति से जुड़ा है, तो कह रहे हैं कि बिजली की खपत होगी कितने वाट, है ना। हालांकि ये तो एक तरह से आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है ना, तो आप आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। शक्ति बराबर होगा V1 आप और V2 बराबर V2 अपन R हो जाएगा, है ना। तो आप इसे
कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो करेक्ट एक बल्ब जो है 100 वाट और 200 वाट 160 वाट की बिजली की आपूर्ति से जुड़ा है, तो बिजली की खपत 64 वाट होगी। अगला प्रश्न आपके सामने बिजली के जिससे प्रवेश करते कब है ना, तो करेक्ट कि ताप तत्वों के निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु नाइक्रोम होता है। बिजली के स्त्री के ताप तत्वों का निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु नाइक्रोम है। यह निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु का होता है, जिसमें उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है और इसका उपयोग हीटिंग कॉइल उच्च तापमान भट्टियों तथा स्त्री इत्यादि में होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक जो है संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण जिसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस घटना को हम लोग कहते हैं भाई थॉमसन का प्रभाव। ठीक है, आइए देखते हैं। तो होता है कि थॉमसन प्रभाव यदि किसी तार के सिरे पर के तापों को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाता है और साथ ही साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार का पहला सिरा ठंडा और दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग भी आपस में बदल जाते हैं। इस प्रभाव को थॉमसन प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैस को निश्चित आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है? तो आंसर इसका जो हो जाएगा भाई डी हो जाएगा, आवोगाद्रो का नियम। इसको देखिए, आवोगाद्रो नियम की मैं बात कर लूँ तो इस नियम के अनुसार सामान्य ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। और किसी ताप के 1 ग्राम परमाणु 1 मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या की मैं बात कर लूँ तो 6.022 × 10⁻23 आवोगाद्रो संख्या होती है। और इसे प्राय n से जो है किसे तो कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर कितना होता है तो 6.022 × 10⁻23 होता है। ठीक है, जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है, क्योंकि कांच क्या होगा भाई? तो इसमें इस लाइन को देखिएगा तो ताप का कुचालक है, इसलिए गिलास की केवल आंतरिक सतह फैलती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा सी। करें कि जब गर्म द्रव को मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है, क्योंकि कांच का कुचालक होता है और कांच के बर्तन में जो है गर्म द्रव डालने से भीतरी सतह तुरंत जो है गर्म होकर फैलना चाहता है, जबकि बाहरी सतह ठंडी रहती है। इससे ताप का जो है असमान प्रसार होने के कारण कांच का बर्तन क्या होता है? टूट जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। एक रेलवे में 2 क्रमागत पटरियों को उनके बीच का अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है, क्योंकि क्या होगा? तो आंसर क्या होगा बी, गर्मी में रेलों के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटना से बचा जा सकता है। देखो भाई, एक रेलवे ट्रैक में 2 क्रमागत पटरियों को उनके बीच अंतराल के साथ अंत से अंत एक तक जो है यहाँ पे जोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी में रेलों के विस्तार के कारण होने वाले दुर्घटना से बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि? तो जैसी बात है वे उन पर पड़े या फिर पड़ने वाले ताप को क्या करता है? तो ये परावर्तित करते हैं, है ना। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है, क्योंकि वे उन पर पड़ने वाले ताप को क्या करता है? ये परावर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि क्या होता है? कंडीशन क्या रहता है? तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि पहाड़ियों में वायुमंडलीय दबाव मैदानी इलाकों की तुलना में कम है और इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जो है उबलता है, जिससे खाना पकाने के समय में वृद्धि होती है। आगे बढ़ जाते हैं। इसके उत्तर समझ लीजिए, पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि पहाड़ियों में वायुमंडलीय दबाव मैदानी इलाके की तुलना में कम और इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलता है, जिससे खाना पकाने के समय में क्या होता है? वृद्धि होता है, ज़्यादा टाइम लग जाता है। प्रश्न है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है क्या कहलाता है? तो आंसर इसका डी हो जाएगा, त्रिक बिंदु उसे हम लोग कहते हैं। आइए देख लेते हैं। ताप और दाब की ऐसी अवस्था जिसमें किसी पदार्थ की ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था समयावस्था अवस्था में रह सकती है, त्रिक बिंदु जिसे हम लोग ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। शुद्ध जल का त्रिक बिंदु जो है यहाँ पे देख सकते हैं 273.16 केल्विन और फ़ारेनहाइट में 32.018 फ़ारेनहाइट होता है और डिग्री सेल्सियस में 0.01 डिग्री सेल्सियस तथा 4.58 mm पारे के दाब के जो है यहाँ पे बराबर होता है। ठीक है, वह निश्चित ताप पर जब इस लाइन को देखिएगा, वह निश्चित ताप पर जब कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है, उसे होना चाहिए, है ना, द्रव क्वथनांक कहते हैं। और वह निश्चित ताप पर जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो ठोस का गलनांक कहलाता है, जबकि वह निश्चित ताप पर जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है उसे हम लोग हिमांक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा? है ना, तो आंसर हो जाएगा बी, ये बढ़ जाता है ना। आइए देख लेते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि दरवाजा खुले रहने की स्थिति में अब रेफ्रिजरेटर को अधिक क्षेत्र में ठंडा बनाए रखना पड़ेगा, जिससे फ्रीज में लगे कंप्रेसर को अधिक कार्य करना पड़ेगा। फलस्वरूप पहले की अपेक्षा और अधिक गर्म गैसों का उत्सर्जन होगा, जो कमरे का तापमान यहाँ पे बढ़ा देगा कमरे के तापमान को। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि? क्या कारण है? तो जाहिर सी बात है भी, आंसर हो जाएगा भी, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलता है ना। आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात जब दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलता है तो दाब दोगुना हो जाता है ना। अच्छा क्वेश्चन है। और क्वथनांक बिंदु की बात हो 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 120 हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि? क्या कारण होता है? तो जाहिर सी बात है, हमारा पसीने तेजी से वाष्पित हो जाता है, इस कारण से डी आंसर हो जाएगा।
एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। वाष्पन एक उष्मा शोषी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में वाष्पित होने वाला द्रव शरीर के उष्मा अवशोषित करता है और हमें ठंडक अनुभव कराता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। डाइस के कारण पानी का या फिर पानी एक जो है उत्कृष्ट शीतलन कारक है ना। तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, उच्च विशिष्ट उष्मा। देखो भाई, उच्च विशिष्ट उष्मा के कारण पानी एक जो है उत्कृष्ट शीतलन कारक है। स्थिर आयतन पर जो है किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो है आवश्यक उष्मा की मात्रा को उस गैस का की जो है स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा कहते हैं। जल के अणुओं के बीच बहुत मजबूत हाइड्रोजन आबंध है जो उच्च अंतर आणविक बल में योगदान देते हैं। क्योंकि अंतर आणविक बल ज़्यादा है इसलिए अंतर आणविक बलों को तोड़ने के लिए जो है जल को अधिक उष्मा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालकों के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो उसे हम लोग कहते हैं भाई यहाँ पे ए प्रेरण हो जाएगा। देखो भाई, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया प्रेरण कहलाती है। जबकि पदार्थ के कणों में जो है सीधे संपर्क से उष्मा के संचार को चालन कहते हैं। संवहन के अंतर्गत जो है तरल पदार्थों में उष्मा का स्थानांतरण अणुओं की गति द्वारा होता है और विकिरण ऊर्जा का जो है एक रूप है जो तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। अगला प्रश्न है, बहुत ठंडा के मौसम में पानी का डाइस जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो आंसर हो जाएगा अभी विस्तार। बहुत ठंडा के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। सर्दियों में ठंडी या फिर ठंड हवाओं के संपर्क में आने से झील की सतह पानी बर्फ बन जाता है, लेकिन सतह के नीचे पानी नहीं जमता है क्योंकि बर्फ उष्मा की जो है कुचालक होती है, आपको पता होना चाहिए। और बर्फ के नीचे पानी का तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होता है जिसमें जलीय जीवन आसानी से जीवित रह सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाता है क्योंकि क्या होगा आंसर? बिल्कुल सी हो जाएगा। गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाता है और गुब्बारे की भीतरी दीवार पर जो है दबाव बढ़ जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा। यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते हुए बल्ब के पास लाया जाता है तो गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाता है जिससे उसके आयतन का विस्तार होता है। गुब्बारे के भीतर दीवार पर दबाव बढ़ जाता है जिससे वह क्या होता है? फट जाता है। अगला प्रश्न है, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है? उबाल बिंदु पर तो ये बढ़ता है। देखिए, दाब के बढ़ने पर हमेशा ही पदार्थ के उबाल बिंदु में वृद्धि देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्रेशर कुकर में दाब में हुई वृद्धि के कारण कुकर में जो है स्थित भोजन का उबाल बिंदु बढ़ जाता है जिससे भोजन जल्दी पक जाता है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था भाई। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? सबसे अधिक कुचालक तो सबको पता है। यहाँ पे देखो, चांदी रहा था तो चांदी टिक कर देते हैं ना। तो आप क्या टिक करेंगे यहाँ पे? बिल्कुल सी हो जाएगा। यहाँ पे पारा हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है? सॉरी, सुचालक नहीं बोला था, कुचालक बोला था, माफी चाहता हूँ यार। कुचालक बोला था, पारा हो जाएगा। तो पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, दोबारा सुनिए, पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है चालक कहलाता है। जैसे सबसे ज़्यादा जो विद्युत प्रवाह होता है चांदी में, तांबा है ना, एल्युमिनियम है, ये सब है। लेकिन वे जो है पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है वो कुचालक होता है। जैसे आपका कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना। और दिए गए विकल्प में पारा भी है, मरकरी आप देख सकते हैं। ये भी आप देखेंगे तो चालकता का सबसे कम उसमें चालकता होता है लेकिन सबसे कम होता है। जबकि तांबा उष्मा का जो है यहाँ पे कुचालक की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगला है, अधिक ऊंचाइयों पर जो है दर्बों का क्वथनांक होता है। ठीक है, तो बी हो जाएगा, घटता है। अधिक ऊंचाइयों के साथ दर्बों का क्वथनांक घट जाता है क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है उसी अनुपात में वायुमंडलीय दाब घटता है। दाब बढ़ाने पर जो है दर्ब का क्वथनांक बढ़ता है और दाब कम करने पर दर्ब का क्वथनांक घटता है। इसलिए मैदानी क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा पहाड़ी या अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों का में जो है भोजन देरी से पकता है। अगला प्रश्न है, जब विद्युतिक जो है ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, मतलब आप सीधे तौर पर कह सकते हैं जब विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में होती है या फिर गति ऊर्जा में परिवर्तन होती है, जब विद्युत ऊर्जा, अच्छा इस लाइन को समझिए, जब वैद्युतिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित मतलब कन्वर्ट होती है तब क्या होता है? कंडीशन क्या पैदा होता है? कोई उष्मा की हानि नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, लोग गलती कर बैठते हैं यहाँ पे। देखिए, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा कभी क्षय नहीं होता है, नष्ट कभी नहीं होता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जब विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, परिवर्तित होता है, तब उष्मा का कोई हानि नहीं होता है। डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो निकाल सकते हैं, है ना, आराम से। तो करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप निकालेंगे सेंटीग्रेड में, सॉरी ये सेंटीग्रेड है, बराबर 122 फ़ारेनहाइट होता है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे दिया गया है ना, C - 0/100 होगा बराबर F - 32/180 हो जाएगा। कैलकुलेशन करिएगा, C की जगह पे यहाँ पे ये मान रखिएगा तो आराम से कैलकुलेशन होकर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है क्योंकि क्या कारण होता है? ये पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है, निम्न वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। आइए देखते करें, ऊंचे स्थान पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है क्योंकि पहाड़ों में निम्न वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, अतः पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही उबलने लगता है। ठीक है, वाष्प से जलने पर जो है खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक जो है तकलीफ होती है क्योंकि
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा डी, वाष्प में जो है कौन सा ऊष्मा होता है, गुप्त ऊष्मा होता है इस कारण से, है ना। आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि वाष्प में जलने पर जो है खौलते पानी में जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है, क्योंकि वाष्प में क्या होता है, गुप्त ऊष्मा, गुप्त ताप या गुप्त ऊष्मा होता है। जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो प्रारंभ में द्रव का तापमान बढ़ता है, परंतु कुछ देर बाद ताप स्थिर हो जाता है, वह द्रव उबलने लगता है। इस प्रकार उबलते हुए द्रव को दी जाने वाली ऊष्मा, उसका ताप नहीं बढ़ती बल्कि उसका अवस्था में परिवर्तन में व्यय होती है, और उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और वाष्प में क्वथनांक की ऊष्मा के अतिरिक्त जो है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा भी होती है, इसलिए वाष्प से जलने पर जो है अधिक तकलीफ होता है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मक की कुंडली बनी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा भाई सी, नाइक्रोम का। ऊष्मक कुंडली अर्थात हीटिंग कॉइल नाइक्रोम की बनी होती है, और यहाँ पे 80% निकल होता है, 20% यहाँ पे क्रोमियम इसमें धातु से तैयार की है गई मिश्र धातु को बनाया जाता है, और नंगा तार नाइक्रोम तार कहलाता है, नंगा तार नाइक्रोम तार कहलाता है। इसका उपयोग हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किया जाता है। मिट्टी के घरों में जल का शीतल बना रहना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है ये पूछ रहा है। तो यह जो है यहाँ पे बाह्य तापमान पर, वातावरणीय आर्द्रता पर और वायु पर, तो ये आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, सभी इसके लिए जिम्मेदार है। बाह्य तापमान, वातावरणीय आर्द्रता और वायु, इन तीनों पर मिट्टी के घरों में जो है जल का शीतल बना रहना निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, ठंडे देशों में सर्दियों में सरोवर जम जाते हैं, है ना। तो और सतह के नीचे पानी का तापमान कितना, 4 डिग्री सेल्सियस, आपने देखा था कुछ देर पहले, है ना, रहता है 4 डिग्री सेल्सियस रहता है वहाँ पे। देखिए यहाँ पे देख लीजिए एक बार और इस क्वेश्चन को। ठंडे प्रदेशों में जो है सर्दियों में सरोवर जम जाता है, क्योंकि जल के जमने की क्रिया ऊपर से नीचे की ओर होती है। इसके कारण तालाब के ऊपर की परत जम जाता है, और नीचे वाला भाग जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है, किधर भाग गया, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल की अवस्था रहता है। और सभी द्रव गर्म किए जाने पर जो है आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल जो है यहाँ पे 0 से 4 डिग्री तक गर्म करने पर आयतन में घटता है, ठीक है। और इसका मतलब जल का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन, 4 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, ये जो फ़ारेनहाइट दिया गया है उसमें आपसे पूछना, तो आराम से निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके, है ना। अच्छा 4 डिग्री नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, तो निकालिएगा ना, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है फार्मूला से, ठीक है। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में मानने पर रूपांतरण के लिए निम्न सूत्र है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब आप इसको निकालेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। अगला प्रश्न है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर या फिर स्केल में है। यहाँ से भी देख सकते हैं, फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, ये फार्मूला है और यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, हालांकि इसका जो आंसर हो जाएगा भाई 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्या कारण होता है, क्यों ऐसा लगता है। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के ताप से कम होता है ना, सीधे तौर पे कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, लोहा का तापमान का लोहा उष्मा का सुचालक होता है, और इसके विपरीत लकड़ी उष्मा का कुचालक होता है। प्रातःकाल में चूंकि मौसम ठंडा होता है तो लोहा उष्मा का क्या होगा, सुचालक होने के कारण बहुत ठंड हो जाता है, और लकड़ी यहाँ पे कुचालक होने के कारण कम ठंडी होती है। यही कारण है कि लोहा छूने से अधिक ठंडा लगता है। अगला प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान, दोबारा सुनिए, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा, क्या होगा। तो आंसर क्या होगा, सी होगा, या 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए सेल्सियस स्केल पर जो है मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल पर मानव शरीर का तापमान सामान्य तापक्रम से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। संघनन क्या है, संघनन क्या है ये पूछ रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है यार, ये ना कई बार गलत लोग करते हैं, तो आप नहीं करना है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है ना। वाष्प का द्रव में परिवर्तन जो है संघनन कहलाता है। गैस के ठोस में परिवर्तन को, परिघटना को निक्षेपण हम लोग कहते हैं, और ठोस के द्रव में परिवर्तन होने को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कि वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केल के मान समान होते हैं। तो 34 का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, -40 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों का मान समान होते हैं। अगला प्रश्न, किसी तापमान पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, अच्छा किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का तापमान सेम होता है, तो आंसर क्या होगा, सी होगा, अभी आपने देखा था। अगला क्वेश्चन है, स्टीम इंजन कैसे चलता है, स्टीम इंजन कैसे चलता है, तो आंसर क्या होगा, उष्मा से चलता है। देखो भाई, भाप के इंजन अधिकांशतः दहन इंजन होते हैं, जिसमें रैंकाइन चक्र मतलब उष्मा चक्र प्रयोग में लाया जाता है, और यह इंजन एक प्रकार का ऊष्मीय इंजन है जो कार्य करने के लिए जल वाष्प का प्रयोग करता है। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहे हैं कि वातानुकूलन यंत्र के किस कारण ठंडा, अच्छा वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है, ठीक है। तो आंसर आप लोग बताइए, हालांकि आसान है, गैस को दबाने एवं मुक्त करने से, ठीक है। तो वातानुकूलन यंत्र से जो है उच्च दाब वाली गैस मुक्त करने पर जो है उसके आयतन में तीव्र प्रसार होता है, इससे वातावरण का तापमान गिरने लगता है, क्योंकि आयतनीय या फिर आयतनीय प्रसार से गैसों के अणु वातावरण की उष्मा का अवशोषण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला चैप्टर हम लोगों का है प्रकाश। फ्रेंड्स, हम लोग इसे ना 2 पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो अगला पार्ट एक और आएगा फिजिक्स का, ठीक है। तो आप लोग यही मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और अगले पार्ट में पूरा करवा दूंगा, जो बचा हुआ है उसे हम लोग पूरा कर लेंगे। एक पार्ट और दूंगा तो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं अगले पार्ट में, आप देखेंगे तो प्रकाश से। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप क्या करिए, वीडियो को चाहे तो 1.5x करके देखिए, जल्दी जल्दी आप देख पाएंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा और मल्टीपल टाइम रिवीजन जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक